नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों औरंगजेब के इर्द गिर्द घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे इस समय जो महाराष्ट्र के हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो लगातार औरंगजेब को याद करने में लगे हुए हैं। अभी उनका औरंगजेब की औलादों वाला बयान जो था, उस पर जो विवाद हो रहे थे, वो थमे भी नहीं थे कि उन्होंने फिर से एक बार औरंगजेब का जिक्र कर दिया। इस बार उन्होंने जो जिक्र किया है वो ना केवल औरंगजेब का, बल्कि औरंगजेब के साथ साथ भारतीय मुसलमानों का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने भारतीय मुसलमानों की जो तुलना है वो औरंगजेब की औलादी जो पहले वो कह चुके हैं वंशज, उससे कर दी। हालांकि उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो औरंगजेब के वंशज नहीं हैं। औरंगजेब बाहर से आया हुआ था और उसने यहाँ पर शासन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी दावा किया है, ये बात कही है अपने बयान में कि उनके जो एकमात्र राजा हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वही उनके राजा हैं, वही उनके आदर्श हैं। इस तरीके का बयान देवेंद्र फडणवीस का आता है। अब एक ऐसे समय पर जब लोकसभा का चुनाव 1 वर्ष से भी कम समय बचा है, ऐसे समय में आखिर क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार औरंगजेब को याद करना पड़ रहा है, खास करके महाराष्ट्र में। वो भी तब जब कर्नाटक जैसे राज्य में टीपू सुल्तान के नाम पर जितनी सियासत की गई, वो सियासत पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, वो भाजपा के अगेंस्ट गई। उसके बावजूद भी एक नाम पकड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं महाराष्ट्र में, वो बार बार औरंगजेब का जिक्र कर रहे हैं। कभी औरंगजेब की औलादें कह करके, तो कभी भारतीय मुसलमानों की तुलना औरंगजेब के वंशजों से करके, भले ही वो ये कहते हुए सुने जा रहे हों कि वो औरंगजेब के वंशज नहीं हैं। पर क्या मजबूरी हो गई है भाजपा की कि बार बार उसे औरंगजेब को याद करना पड़ रहा है? दरअसल देवेंद्र फडणवीस का ये बयान अंकोला में एक जनसभा के दौरान आया, जब उन्होंने इस तरीके की बात कही। साथ ही माना यह जा रहा है कि जो BR अम्बेडकर औरंगजेब मेमोरियल गए थे, उनकी यात्रा के जो है प्रतिक्रिया स्वरूप इस बयान को दिया गया है। ये बयान कितना महत्वपूर्ण है? उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आखिर औरंगजेब को याद करना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी इस वक्त क्यों बन गई है। उसकी कुछ वजहें हैं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी अब ये है कि लोकसभा चुनाव में एक तरफ उसे हिंदू वोटों को अपने तरफ करना है, दूसरी तरफ इस समय जो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए बनी हुई है वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे बतौर नेता, पहले से ही जो उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच के दूरियों की जो चर्चा थी, वो भाजपा के लिए मुसीबत थी। नई मुसीबत खुद एकनाथ शिंदे की सरकार ने खड़ी की। उन्होंने एक ऐसा विज्ञापन जारी कर दिया जिसमें एकनाथ शिंदे, और जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री मोदी को ज़रूरी बताया गया, उसी तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को ज़रूरी बताया गया। साथ ही उसमें एक सर्वे का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस के लिए ये बात कह दी गई कि उनकी लोकप्रियता एकनाथ शिंदे से कम है। एकनाथ शिंदे को बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं बनस्पत की देवेंद्र फडणवीस के। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व जो उनका है, उसने एकनाथ शिंदे को हद में रहने की बात भी कह दी, कड़ा संदेश भी दे दिया, सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी ये जो विवाद है वो गायब नहीं हो रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था, चर्चा में बना हुआ था। लगातार इसको लेकर के चर्चा हो रही थी, और भाजपा की अब यही मजबूरी है कि वो किसी तरीके से इस विवाद को ख़त्म करती, किसी तरीके से इस विवाद को दबा ले जाए, इस विवाद की चर्चा को दबा ले जाए। हालांकि डैमेज कंट्रोल के तौर पर एकनाथ शिंदे की सरकार ने अगले दिन फिर एक विज्ञापन जारी करवाया, जिसमें वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को एक साथ मिला करके और विकास के चेहरे के तौर पर दिखाया गया। हालांकि वो विज्ञापन भी इससे ज़्यादा चर्चा में इस बात के लिए रहा कि उसमें जो एकनाथ शिंदे गुट के बाकी मंत्री हैं महाराष्ट्र में, उनकी फ़ोटोएं उसमें लगी हुई थी, तो वो ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया। इस तरीके से जिस डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही थी, वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है वो नाकाम होती दिखी, और एक बार फिर से ये मुद्दा और ज़्यादा गर्म हो गया। ऐसे में भाजपा को एक बड़ा मुद्दा चाहिए जिसके चलते वो एकनाथ शिंदे और भाजपा के बीच जिस दबाव की चर्चा हो रही है उसे दबाया जा पाए, और भाजपा को इस समय औरंगजेब सूट कर गए। कुछ समय पहले कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ, जब किसी के द्वारा DP और कुछ ऐसा मामला हुआ था, जिसके संबंध में 2 हफ्ते में कई सारी FIR दर्ज हुई महाराष्ट्र में। बाद में एक 14 साल के बच्चे की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसके ऊपर FIR हुई। लेकिन
उस समय भी देवेंद्र फडणवीस ने तब ये बात कही थी कि भारत में अब जो है महाराष्ट्र में औरंगजेब की औलादें पैदा हो रही हैं। अब वो औरंगजेब की तुलना मुसलमानों से करते हुए देखे जा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि भारत के मुसलमान जो है वो औरंगजेब के वंशज नहीं हैं, वो बाहर से आए थे, उन्होंने यहाँ पर क्यों राज किया ये समझना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इसमें एक और विज़न भी दिख रहा है। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कहते हैं कि मुस्लिमों को भी भाजपा के साथ जोड़ना है, उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा के साथ मुस्लिमों को जोड़ने का अलग काम कर रहा है। इसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस का कदम मुसलमानों को जोड़ने के नज़रिए से भी लाभदायक माना जा सकता है। हालांकि ये कदम कितना कारगर होगा इस पर अभी कई सारे सवाल हैं। मुस्लिमों को लेकर के हमेशा से एक सवाल रहा है कि क्या वो भाजपा के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, चाहे वो राज्य के प्रदेशों के चुनाव हों या फिर लोकसभा के चुनाव हो। इससे इतर हालांकि 3 तलाक का बिल जब आया था तो उस समय ये बात कही गई थी, तमाम मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, भाजपा के पक्ष में उन्होंने वोट किया था। ये जो सारी चीज़ें हैं, चूँकि महाराष्ट्र में जब से नई सियासत का जन्म हुआ, उद्धव ठाकरे शिवसेना जब से 2 फाड़ में हुई, शिवसेना को तोड़ करके बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट को अपने साथ लेकर के सरकार बनाया, तब से जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो उद्धव ठाकरे की तरफ जाता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। उद्धव ठाकरे को उसका फ़ायदा मिलता हुआ ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि बार बार ये आरोप लगता है कि बाला साहब ठाकरे का नाम एकनाथ शिंदे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो आरोप हैं, जो हिंदुत्व की बात होती है, उसका ज़्यादा फ़ायदा भाजपा की तरफ ना जा कर के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसके चलते भी ये माना जा रहा है कि बार बार देवेंद्र फडणवीस को इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं, ताकि एक तरफ वो मुस्लिमों को साध सकें और दूसरी तरफ जो है वो हिंदुओं का ध्रुवीकरण भी कर सकें, हिंदू वोट जो है उनको प्रभावित कर पाएँ, अपनी तरफ जोड़ने में उनको कामयाबी मिल पाए। ये 2-3 कारण ऐसे हैं जिनकी बदौलत बार बार ये देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता को औरंगजेब का नाम लेना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब की शरण में जाना पड़ रहा है। अब आने वाले चुनाव के मद्देनज़र देखना ये होगा कि ये औरंगजेब के शरण में जाना भाजपा के कितना फेवर में आ पाता है, क्योंकि 48 लोकसभा की सीटें हैं वहाँ पर, जिसमें से 2019 की बात की जाए तो 25 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ी थी और 23 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई थी। तब शिवसेना के साथ इनका गठबंधन था, 23 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी और 18 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई थी। इस तरीके से एनडीए को 48 में से 41 सीटें मिली थी, 51.34% वोट उनको हासिल हुआ था। वहीं यूपीए जो थी उसको 48 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी, 5 सीटें उसके खाते में गई थी, 32.07% वोट उनको हासिल हुए थे। देखना ये होगा कि अब जब शिवसेना में 2 फाड़ हो चुके हैं, उधर विपक्ष साझे मंच पर जाने की बात कर रहा है, यानी राज्य में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी, ये जो महाविकास अघाड़ी है वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हिंदुत्व के मुद्दे को बचाए रख पाए, हिंदुत्व की जो उसकी छवि है उसको बचाए रख पाए, और दूसरी तरफ वो मुस्लिमों को भी अपने साथ जोड़ पाए। क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर ज़्यादा काम करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि इनका जो मातृ संगठन आरएसएस है वो खुद हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के सवाल उठा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से इस तरीके की चीज़ें जिनसे ध्रुवीकरण हो पाए वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब देखना ये होगा कि देवेंद्र फडणवीस के इन बयानों का महाराष्ट्र में कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा पाती है, या फिर ये बयान भी कोरे बयान ही साबित होते हैं। धन्यवाद।